भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लंबी लड़ाई में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि आजादी के बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता की नींव भी रखी। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के बाद भी जब देश सियासतों में बटा हुआ था, सरदार पटेल ने राजनयिक दृढ़ता और दूरदृष्टि से 562 रियासतों को भारत की एकता में जोड़ दिया। उनकी ये भूमिका उन्हें भारत का लौह पुरुष बनाती है। एक ऐसा नेता जिसने राष्ट्र को न केवल आजादी दिलाई, बल्कि उसे एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। और अब उसी एकता और संकल्प के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए देशव्यापी अभियान सरदार एट 150 शुरू करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम का इस्तेमाल बता रही है और कह रही है कि आज की राजनीति में पटेल को कांग्रेस से अलग बताना इतिहास के साथ अन्याय है। वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। आजादी के बाद भी उनके योगदान को राजनीतिक कारणों से हाशिए पर रखा गया, जबकि मोदी सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे स्मारक बनाकर उनकी विचारधारा और योगदान को वैश्विक पहचान दिलाई। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। बीजेपी चलाएगी देशव्यापी सरदार एट 150 अभियान। 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस को होगा समापन। 3 चरणों में चलाया जाएगा कार्यक्रम। एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प। हर कार्यकर्ता पहुंचाएगा सशक्त भारत का संदेश। सांसद, मंत्री, विधायक और बुद्धिजीवी होंगे शामिल। एकता मार्च और जन संवाद कार्यक्रम होंगे आयोजित। कांग्रेस ने सदैव एक परिवार के लिए जितने भी हमारे महापुरुष थे उनके साथ अन्याय किया, उनकी स्मृतियों को जीवंत नहीं रहने दिया। भाजपा की मोदी सरकार जब से आई तो ऐसे जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको उचित स्थान दिया गया। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आज़ादी के बाद इस देश को जोड़े रखने में, इस देश को एकीकृत करने में अमूल्य योगदान है, और उनकी स्मृतियों को, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी जयंती पर एक विशेष अभियान चलाएगी। उसमें हम रन फॉर यूनिटी करके ऐसा हम प्रयास भी करेंगे और अन्य कार्यक्रम भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही सरदार पटेल को सबसे अधिक सम्मान दिया, उन्हें देश का पहला गृह मंत्री बनाया। अब बीजेपी उन्हीं विचारों पर राजनीति कर रही है जिन्हें कांग्रेस ने दशकों पहले आगे बढ़ाया। क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई आदर्श नेता नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस नेताओं की जयंती मना रही है और उपेक्षा करने का झूठा प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के शासन में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, गृह मंत्री भारत के। बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाया था उनको गृह मंत्री, उनकी उपेक्षा कैसे हो गई? देखिए, असली बात यह है कि बीजेपी की पार्टी में अपना कोई हीरो नहीं है। तो अच्छा है, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस पार्टी के और नेताओं की भी जयंती मनाओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाओ जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाओ, घर में उनके फोटो लगाओ, उनके नाम पर रैलियां निकालो, जुलूस करो, क्योंकि आपका तो कोई हीरो है नहीं। बहरहाल सरदार पटेल की 150वीं जयंती अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी विमर्श का नया मंच बन गई है। एक तरफ बीजेपी इसे एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि हमने पहले ही उस विरासत को आगे बढ़ाया है। ऐसे में देखना होगा कि सरदार पटेल के नाम पर शुरू हुआ ये राजनीतिक अभियान देश में एकता का संदेश देने में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी सरदार पर सियासत। दरअसल में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसके
नाम के बाद फिर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के पूर्व या स्वतंत्रता संग्राम जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका बड़ी प्रभावी और बड़ी धमकदार रही। ये बात निश्चित है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका जो योगदान रहा, लाखों शहीद हो गए इसमें, उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन एक बड़ी चुनौती तब आई जब देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद इस देश को कैसे समेटें, कैसे वो दिशा पकड़ें कि ये अपना देश एक तरक्की की राह पर चले। और वो देश जहाँ रियासतें अलग अलग उसमें बटी हुई थी, सबके अपने अपने कबीले थे, उन कबीलों के अपने अपने सरदार थे, वो सरदार अपने हिसाब से अपना इलाका चला रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि देश की जो यूनिटी उसमें मर्ज हो जाए। तो इन कबीलों को, इन नवाबों को, उस समय के जो राजाओं को, महाराजाओं को एक करने का यदि किसी ने काम किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निश्चित तौर पर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की भूमिका के बाद सबसे प्रभावी भूमिका यदि किसी की मानी जाएगी तो निश्चित तौर पर सरदार पटेल जी की मानी जाएगी। और अब आप ये देखिए, सरदार पटेल जी के इस योगदान को अब भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। जैसे महात्मा गांधी स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर थे, माने जाते थे, और ये पूरे जो चाहे खादी का मामला हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, वो गांधी जी के बाद आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत तेज़ी से लपका। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरा एक देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाकर पूरा उस अभियान को एक नई धार दी, नई दिशा दी। ठीक इसी प्रकार अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। बल्कि एक लंबा चौड़ा एक उनका कार्यक्रम है, 2-3 महीने का प्रोग्राम है। उनकी 150वीं जयंती पर वल्लभ भाई पटेल एट रेड 150 करके एक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें पूरे देश में रैलियाँ होंगी, एकता अखंडता की बात की जाएगी, संकल्प दिलाए जाएंगे। तो बहुत सारी बातें इस प्रोग्राम के जरिए होंगी जो एक नया संदेश देशवासियों को देंगी, और जो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक मूल मंत्र था, देश को एक रखना, एकता में जोड़े रखना, उस मूल मंत्र को कितना आत्मसात कर पाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। तो आज चर्चा इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। बीजेपी के सरदार 150 अभियान के क्या है मायने? क्या ये अभियान बीजेपी के मिशन 2028-29 की तैयारी? सरदार पटेल की विरासत को लेकर सियासत कितनी जायज? बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सागर कसेरा जी हैं। सागर जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ स्टूडियो में। अमित जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीनों की जोड़ी जो है हमेशा साथ रहती है जब भी हमारे चैनल पे आते हैं। आज फिर वो संयोग बना है, सागर जी, अमित जी और प्रकाश जी। शुरुआत सागर में आपसे कर रहा हूँ, चूँकि ये एक बड़ा अभियान आप हाथ में लेने जा रहे हैं, और अब इस अभियान के बड़े मायने हैं। सरदार पटेल की एकता और अखंडता का जो मूल मंत्र है वो एक केवल शब्दों का नारा मात्र नहीं है, इसके पीछे बहुत व्यापक मेहनत और व्यापक विजन छुपा हुआ है। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम के तहत आप क्या करेंगे, इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए योगी जी, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई सिर्फ लड़ी नहीं, बल्कि आजादी के बाद बिखरे हुए भारत को जोड़ करके एक राष्ट्र बनाया। अभी आपकी बुलेटिन में ही स्पष्ट था कि 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले ऐसे लौह पुरुष यही है हमारे सरदार साहब। और आज जब सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो उनके विचारों को, राष्ट्र दृष्टि और उनके संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास और कार्य कर रही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार 150 अभियान केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प का उत्सव और उद्घोष भी है। देश भर में यह कार्यक्रम विभिन्न चरणों में मनाया जाने वाला है, जो कि 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगा, और जिसमें एकता की मार्च होगी, जन संवाद के कार्यक्रम है, राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ हर कार्यकर्ता घर घर तक सशक्त भारत का संदेश लेकर के पहुंचेगा।
और सरदार पटेल जी के योगदान को वापस से दोबारा से पुनर्जागरण करने का एक प्रयास करेगा। देश की जनता में उसे रिमाइंडर का एक कॉल देने का प्रयास करेगा और ये बताने का प्रयास करेगा कि यही भी विचारधारा है जो सरदार पटेल ने अपने जीवन से साकार की थी। और एक भारत, अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत का ये जो सपना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लेकर के चले हैं, वही एक भारत और श्रेष्ठ भारत को बनाने के संकल्प की दिशा में हमारा एक बेहतर कदम। लेकिन एक विषय है जो देखने में आता है कि बहुत अफसोस के साथ देखने में आता है कि आज जिन कांग्रेस नेताओं को सरदार पटेल जी की विरासत याद आ रही, उन्होंने सर्वाधिक सरदार पटेल जी की उपेक्षा की। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा परिवारवाद को अपनी पार्टी से ऊपर जगह दी और उस परिवार के कारण ही सरदार पटेल जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और वो इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उन्हें हमने गृह मंत्री बनाया। वोट चोरी की शुरुआत और उपेक्षा की शुरुआत तो, और इतिहास के पन्नों में यदि मैं और भी थोड़ा सा जोर डालूं, एक मिनट जरा, अपन इतिहास में अभी एक मिनट बाद में जाएंगे, पहले अपन भविष्य में जरा अमित से एक सवाल ले लेता हूं मैं, फिर आपके पास आऊंगा। जी अमित जी, जी योगेश जी, ये जो अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, निश्चित तौर पर कभी ये महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ये आपके मतलब आइकॉन हुआ करते थे और अब अचानक बीजेपी ने लपक लिया और स्वच्छता के मामले में तो मतलब उन्होंने जो काम करके दिखाया तो कांग्रेस को सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो कहीं सरदार जी के मामले में भी ऐसा आप मानते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो हमारे पूरे पैनल की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्या बात है अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका ऐसा मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे और आप शतायु हो और स्वास्थ्य लाभ की कामना हम सब लोग करते हैं जी। दूसरा, आपने कहा कि हमारे आइकॉन थे नहीं, हमारे हैं। आज यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के दो नेता हैं जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 नंबर 2, एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री सरदार पटेल साहब थे। तो ये तो पश्चाताप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पश्चाताप इसलिए कर रही है कि 30 जनवरी 1948 को जब बापू की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो अफसोस का दिन था। जब उसके बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर जब प्रतिबंध लगाया और उन्होंने इनके जो गोलवलकर जी थे उनको पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से कहा कि गांधी जी की हत्या के पीछे जो मानसिकता थी वह आरएसएस की विचारधारा से निकली थी और उन्होंने कई बार संसद में भी खुलकर विरोध किया। नेहरू जी के साथ सैकड़ों फोटो सरदार पटेल के, गांधी जी के साथ सैकड़ों फोटो, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ सैकड़ों फोटो, कांग्रेस नेताओं के साथ सैकड़ों फोटो। एक सिंगल फोटो बता दीजिए आप सरदार पटेल की भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के नेताओं के साथ। उस समय तो भाजपा थी ही नहीं। तो ये तो अपना पश्चाताप कर रहे हैं। आपने कभी देखा कि कभी कोई राजनीतिक, जब वरिष्ठ राजनीतिक दुनिया का जब भारत आता है तो मोदी जी कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के यहाँ ले जाते हो, गोलवलकर जी के यहाँ ले जाते हो? तो हमें तो खुशी है, ये पश्चाताप कर रहे हैं कांग्रेसी हीरो को अपनाकर। क्योंकि जब देश की स्वतंत्रता के लिए, चाहे वो सरदार पटेल हो, बापू हो, कांग्रेस के नेता हो या हमारे देश की जनता हो, जब लड़ाई लड़ रहे थे तो इनके तथाकथित नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ पश्चिम बंगाल में वित्त मंत्री बने बैठे थे। गठबंधन की सरकार ये लोग चला रहे थे। तो आज ये क्या बात करते हैं? ये किस मुंह से बात कर रहे हैं सरदार पटेल की? अरे आपको तो कितना भी पश्चाताप कर लो, कितनी भी मूर्ति आप बनवा लो, लेकिन ये जो इतिहास है ये 1000 साल बाद भी कोई और मेरी तरह आकर चैनलों पर बोलेगा और सवाल पूछेगा भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से कि सरदार पटेल आपके खिलाफ इतना क्यों थे, ये बताइए। और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग जिन्ना की सरकार में गठबंधन बनाकर वित्त मंत्री क्यों बने थे? ठीक, ये जवाब में, ये सवाल तो पहुंच गया सागर जी के पास तक, जवाब लूंगा, लेकिन एक बार मैं प्रकाश जी को चर्चा में इन कर लेता हूं। प्रकाश जी, ये जो मेरा तो ये मानना रहता है, देखिए ये देश के जो आइकॉन है ये किसी एक पार्टी के पर्टिकुलर नहीं होते, ये पूरे देश के ये महापुरुष हैं और इनके जो कार्य हैं वो सबके लिए अनुकरणीय हैं। और निश्चित तौर पर इन्होंने जो कहा, जो काम किया है वो उस जमाने से लेकर अभी तक भूतों भविष्य तक ये काम इन्होंने किया। अब जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी सरदार को लेकर एक जो बड़ा कैंपेन चलाने जा रही है, उनकी जयंती से अभी 31 अक्टूबर से शुरू करेंगे और वो
बाबा साहब अम्बेडकर तक की तारीख तक वो पूरा एक अभियान चलाएंगे। 1.5-2 महीने का उनका बड़ा व्यापक अभियान है। और निश्चित तौर पर जब अभियान चलेगा तो पूरे 1-2 महीने खबरें चलेंगी, बहुत सारी बातें होंगी, एकता रैलियां निकाली जाएंगी, एकता के संदेश दिए जाएंगे, संकल्प दिलाए जाएंगे एकता अखंडता के। तो इस पूरे अभियान को लेकर एक तो आपका क्या दृष्टिकोण है, और इसमें जो बीजेपी जो इसको अब राष्ट्रव्यापी अभियान बनाने जा रही है, इसके पीछे क्या सोच? देखिए, जो चल रहा है ना, जो नई नई चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ रही है, तो इसने हमें वापस इतिहास की ओर मोड़ दिया है। अभी उससे ज़्यादा कठिन समस्याएं हैं देश में। राज्यों की स्थितियां आप खुद देख लें, कितने जल रहे, क्या क्या राज्यों में हो रहा है। उस समय जब सरदार पटेल ने किया था, सरदार पटेल अकेले नहीं थे, पूरा टीम वर्क था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये दिखाने की कोशिश की गई इनमें मतभेद हैं। सुभाष चंद्र बोस नेहरू के खिलाफ लड़ाई दिखा दी आपने, सरदार पटेल को अच्छा बनाने के लिए नेहरू को विलेन बना दिया, जबकि इन सबका टीम वर्क हुआ करता था। आप बोल रहे सरदार पटेल की उपेक्षा हुई। नेहरू जी ने अपने समय में गुजरात में इतनी आदमकद मूर्ति नहीं वहाँ पर स्थापित की थी, लेकिन उस समय की थी। आप मध्य प्रदेश में देख लें, सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज सरदार पटेल के नाम से था। जो सबसे बड़ा मंत्रालय है, वो बिल्डिंग का नाम वल्लभ भाई पटेल पे वल्लभ भवन कहलाता है। तो उपेक्षा कतई नहीं हुई, टीम वर्क होता था। गांधी जी को वो सब लीडर मानते थे। उनकी दूरदर्शिता से नए राष्ट्र का जो निर्माण किया जाना था, तो सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं गांधी जी ने तय की थी, पूरी टीम वर्क के साथ की थी। तो सरदार पटेल की उम्र वो जवाहरलाल नेहरू जी से लगभग 15 साल बड़े थे। उनके पास जीवन ज़्यादा था नहीं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। नेहरू जी एक उनके विदेशों में अच्छे संबंध थे, एक पर्सनैलिटी थे, वो अंग्रेजों से जुड़े, और उस समय नए राष्ट्र को बहुत से इंटरनेशनल रिलेशंस की जरूरत थी, तो इसलिए उनको आगे रखा गया। जो सरदार पटेल ने जो यूनाइट किया राज्य को, तो उसमें सबकी सहभागिता थी। अब एक चीज़ और बताऊं मैं कि नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को कुछ नहीं बनाया था। सरदार पटेल की बेटी थी मणिबेन पटेल और उनके पुत्र थे डाया भाई पटेल, उन दोनों को संसद में भेजा था। उन्होंने इंदिरा गांधी को नहीं भेजा था। सम्मान की यदि सम्मान अपमान की बात करें तो इतिहास पढ़ना चाहिए हमें। ठीक बात। हमारे मतलब ये सब हमारे आइकन है, हमारे देश के बहुत बड़ा योगदान रहा। हम इनमें मतभेद देख रहे हैं। आज की स्थिति में देखें ना आप, किन किन के बीच में मतभेद हैं। ठीक बात। हम आज की चीजों को ढकने के लिए इतिहास में कुरेदने लगते हैं। इतिहास ठीक बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। सागर जी, एक दो चीज ये बताएं आप कि क्या एक तो ऐसा आप लोगों को लगता है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने की आवश्यकता है क्या? तो इससे ये ध्वनित होता है कि शायद देश में सुर जो है अलग अलग है, एक नहीं है, तो उनको एकजुट करने की एक शायद ये आप लोगों की प्रैक्टिस हो। दूसरी एक मैसेज ये भी देने की कोशिश है कि जो कि सरदार पटेल एक लौह पुरुष, मतलब ये बताना कि उनका जो डिसीजन था वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, और अब वैसे ही डिसीजन की आज के परिवेश में देश में आवश्यकता है। ये भी है कि इसके पीछे योगेश जी, देखिए, समय के प्रभाव से हमेशा आवश्यकता पड़ती है कि जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिनका अभूतपूर्व योगदान भारत की आजादी में और भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाने में रहा है, उनकी याद देश की जेनजी को और नई जनरेशन को समय समय पर दिलाना आवश्यक होता है। अभी जब हम सरदार एट 150 की बात कर रहे हैं, तो सरदार जी के 150वीं जयंती का यह अवसर एक अभूतपूर्व, और मैं यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल जी किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो एक देश के और राष्ट्र के नेता थे। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को अपनी माता मानती है, और इसीलिए वो सरदार पटेल की आराधना करती है। और अगर कांग्रेस ने एक बात कही यहाँ पर माननीय प्रवक्ता महोदय ने, तो सरदार पटेल जी के कोट को उन्होंने आधा अधूरा बताया, पूरा बताना भूल गए। 11 सितंबर 1948 को सरदार पटेल जी ने जब संघ प्रमुख गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी को पत्र लिखा था, तो इस पत्र में उन्होंने कोट किया था, मैं कोट करके कहता हूं, ही वॉज कोटेड, बट आई एम फुली कन्विंस्ड दैट आरएसएस मैन आर पेट्रियट्स हु वांट टू सर्व दैट कंट्री। मतलब यह है कि सरदार पटेल जी ने साफ शब्दों में प्रतिबंध लगाने के इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं पूर्ण ईमानदारी से कहता हूं कि आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता देशभक्त है और राष्ट्र की सेवा करना चाहता है। अब ये तो बताते हैं कि प्रतिबंध लगा था, लेकिन प्रतिबंध हटाया किसने था? तो हटाने वाले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, और बकायदा गोलवलकर जी के साथ उनकी कई बैठकें हुई हैं, और उस बैठकों में उनके संवादों का जो इतिहास है वो बहुत मधुरतम रहा है। जरा इतिहास उठा के देखेंगे, और अगर कांग्रेस का इतिहास ईमानदारी से पढ़ लेंगे, तो शायद प्रवक्ता की जगह
पर आप बैठ ना पाएंगे। ठीक है, आपकी आवाज शायद डिस्टर्ब हो रही, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही सागर जी। मैं एक अमित जी का एक कमेंट ले लेता हूं। वो थोड़ी असत्य बातें कर रहे थे इसलिए आवाज भी चली गई उनकी। पूरी बात मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, पूरी बात मैं बताता हूँ। जब उन्होंने सरदार पटेल ने जब लेटर लिखा तो आरएसएस सागर में आपको मौका दूंगा अभी। आरएसएस को स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करेंगे, इनका माइक बंद कर दीजिए। सागर भाई, सागर जी एक मिनट सुन ले, मैं आपको फिर मौका दूंगा। एक बार जरा उनकी पूरी बात आ जाए कि वो कौन सा कोड लेके आए तो आप उत्तर जरूर देना। अति यह है कि आपको भी डिक्टेट कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की अति यह है कि आपको भी डिक्टेट कर रहे हैं कि इनका माइक बंद कर दीजिए। नहीं, कोई डिक्टेट नहीं है, ना किसी की डिक्टेट करने से ये चैनल चलता है। ये सब आप सब हम मिलके समन्वित प्रयासों से ये चैनल, ये हम डिबेट करते हैं। तो पहले पक्ष रहे अमित जी और फिर आपको भरपूर मैं मौका दूंगा, आप बोलिए अमित जी। मैं भी कभी बीच में बोलूं तो आप तो मेरा भी माइक बंद कर दीजिएगा। नहीं, हम तो बुलाते ही बोलने के लिए बंद का माइक। भाई ये तरीका नहीं है, आईएनडी बहुत बड़ा चैनल है, लोग इंतजार करते हैं 8 बजे का, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि सरदार पटेल ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि यदि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, हिंसक भाषा बंद करेंगे, तभी प्रतिबंध हटेगा। आप तिरंगे का सम्मान करेंगे तब प्रतिबंध हटेगा। सरदार पटेल ने किसी दूसरे संगठन से ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते थे। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं कि सरदार पटेल की और नेहरू जी की बड़ी बातें की जाती हैं कि मतभेद थे, ऐसा था वैसा था। मैं बताता हूँ आपको, सरदार पटेल का जो 1948 का भाषण है और पत्र है, तो उन्होंने कहा था कि नेहरू ही इस देश के निर्विवाद नेता हैं, मैं उनके नेतृत्व में काम करना अपना कर्तव्य समझता हूं। हम दोनों एक ही शरीर के दो अंग हैं। नेहरू जी में असाधारण बौद्धिक क्षमता है, नेहरू जी ने देश को विश्व में सम्मान दिलवाया है। अंतिम पत्रों में अपनी मृत्यु से पहले 1950 उन्होंने लिखा था, आपका मेरे प्रति जो स्नेह और सहयोग रहा है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। हम दोनों ने मिलकर इस देश को आजादी के लिए स्थिरता दी है। ये संबंध थे उनके। आप कितनी भी गलतफहमियां फैला ले, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सागर जी जल्दी से आप एक कमेंट कर दें, फिर मैं प्रकाश जी के पास। योगेश जी, आपको जन्मदिन की अनंत आत्मीय बधाई शुभकामनाएं देने के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, थैंक यू सो मच। भ्रम और झूठ फैलाने का जो प्रकल्प है ये कांग्रेस आजादी के पूर्व से करती आ रही और ये आज भी देखने में आ रहा। अगर आप सरदार पटेल जी की आज श्रद्धा करते हो तो डिबेट में मत बोलिए साहब। इतना बड़ा भव्य गुजरात के अंदर सरदार पटेल जी का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बन के खड़ा है, आप जाइए जरा सरदार पटेल जी के दर्शन तो कराइए। आपकी पार्टी के कितने नेता जरा गए हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए? आज ये बता दीजिए। चलिए जरा, हम बस बातें करने पर, आप ये बताने का सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि आप सरदार पटेल जी को बड़ा मानते हैं। हम तो कहते हैं कि मानना चाहिए, तो यदि वो नहीं होते तो आज ये भारत देश एकता अखंडता के सूत्र में 10 सेकंड आप मांग रहे हैं, लेकिन 10 क्योंकि बहुत समय हो गया है। एक राज्य दे दिया गया था, 5 सेकंड यदि आप दे दिया गया था सिर्फ आपको कश्मीर। वो मसला आज तक गले की हड्डी बना हुआ है। ठीक है सागर जी, ठीक है, 370 बहुत कम समय, एक मिनट जरा, ठीक है कम समय, 5 सेकंड में जरा अमित जी को देता हूं, फिर लास्ट कमेंट में प्रकाश जी का। जी गले की हड्डी तो इस आधा घंटे में वो जवाब नहीं आया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग की जिन्ना के समय वित्त मंत्री क्यों बने थे, उसका जवाब नहीं आ पाया। प्रकाश जी लास्ट आज के परिवेश में कितने प्रासंगिक है पटेल जी, भ्रमित करने का प्रयास। ठीक है सागर जी, एक लास्ट कमेंट लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के या हमेशा के लिए प्रासंगिक हैं, और जितने भी जो समय के महापुरुष थे जिन्होंने हमारे देश को गढ़ने के लिए अपने सहयोग दिया, सभी प्रासंगिक हैं। और बेहतर ये होता कि हम उन लोगों के बीच की कटुता के बजाय अपने बीच की कटुता मिला के हमारे देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते। हम इन विवादों में पड़ क्यों रहे हैं? वो जो हो चुका, शरीर उनका चला गया लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है, सभी महापुरुषों के। हम उनसे क्या सीख रहे हैं? हम स्टेच्यू से कुछ नहीं मिलता हमें, उनके चरित्र से हमने क्या सीखा? हमने जिन लोगों को भी मुखौटा बनाया, जिन लोगों को भी हमने आगे रखा है, उनके चरित्र का हम कितना पालन कर रहे हैं? हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। महापुरुषों के आयोजन होना चाहिए बिना कटुता के एक दूसरे के प्रति। ये बिल्कुल सही बात है। महापुरुषों का जीवन अनुसरण करने के लिए होता है और ऐसे नेता बिरले पैदा होते हैं, और ये भारत का सौभाग्य है कि ये भारत में पैदा होते हैं। लेकिन आज तीनों को देख के इसलिए अच्छा लगा कि तीनों की तैयारी बड़ी जबरदस्त, और हिस्ट्री पर आप लोगों ने बात की। समय इतना ही था सागर जी, मैं आपको मौका जरूर देता, लेकिन वक्त की बंदिश है। क्या
एक लास्ट लाइन कहना फिर वो एक लास्ट लाइन अमित जी भी बोलेंगे, इसलिए ठीक है अब इतना ही। सुनिए वक्त की बंदिशें हैं, इस प्रोग्राम को यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।